नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट आईएएस में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। डिफिकल्टीज इन योर लाइफ डू नॉट कम टू डिस्ट्रॉय यू बट टू हेल्प यू रियलाइज योर हिडन पोटेंशियल एंड पावर। लेट डिफिकल्टीज नो दैट यू टू आर डिफिकल्ट। तो डिफिकल्टीज को, परेशानियों को ये बताना है, उनके सामने ये सिद्ध कर देना है कि परेशानियों के सामने जो सबसे बड़ी परेशानी है वो आप खुद हो। ओके, तो ये बड़ी सरल सी बात और एक मोटिवेटिंग बात जो है कही जा रही है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा। तो कभी भी परेशानियां जो आती हैं, डिफिकल्टीज जो आती हैं, वो आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं आती हैं। वो आपकी जो हिडन पोटेंशियल है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको रियलाइज करवाती हैं आपको कि आपके पास ये पावर है कि इतनी बड़ी थिंकिंग अप्रोच आपके पास है कि आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आपके अंदर वो पोटेंशियल है। ओके, तो डिफिकल्टीज को भी पता होना चाहिए कि आप उनसे ज्यादा डिफिकल्ट हैं। तो परेशानियां आपको परेशानी में नहीं डाल सकती। तो इतने टफ आप हो, इतने स्ट्रांग आप हो, इतना पोटेंशियल आपके अंदर भरा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है आज का इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर और ये है आज का एडिटोरियल पेज। और शुरुआत कोर्ट से होती है, उसके बाद प्रीलिम्स फोकस फैक्ट, जिसको हम न्यूज़ एनालिसिस भी बोलते हैं, और करंट अफेयर्स भी जो आपके निकलते हैं उसकी डिस्कशन। और इसके अलावा एडिटोरियल डिस्कशन में मेंस आंसर राइटिंग। तो ये जो एडिटोरियल्स आपके सामने, तो इनमें से कोई 3 एडिटोरियल्स हम डिस्कस करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, और लास्ट में होता है इकोनॉमिक कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रीलिम्स फोकस फैक्ट्स के साथ। तो अभी भारत सरकार ने, जैसे मैंने कल भी बताया था, कि अपना मूड बदला है। तो राज्यों की जिम्मेदारी जो थी वो भी अभी अपने कंधों पे ली है केंद्र सरकार ने वैक्सीन लगवाने के लिए। और 25% का जो यहाँ पर एक कॉलम रखा है, तो वो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए अभी भी रखा हुआ है। ओके, तो सिर्फ अभी राज्यों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको अभी अपने कंधों पे लिया है। तो अभी राज्यों को केंद्र सरकार ही खरीद कर देगी वैक्सीन। जितना प्राइस यहाँ पर 150 रुपये प्रति डोज लग रहा था केंद्र सरकार के लिए, तो उसी प्राइस के ऊपर जो है खरीद कर राज्य को वो वैक्सीन दी जाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में ये कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अगर आपको सही दाम मिल रहा है तो फिर आप ही क्यों नहीं खरीदते, सरकार जो बाकी के राज्य सरकारें हैं उनके लिए। तो अभी फिर उसी हिसाब से यहाँ पर आगे बढ़ेगी सरकार। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन जी। तो क्या बात कर रहे हैं कि अभी 9.3 मिलियन जैब्स यहाँ पर ना एक दिन के हिसाब से हम लगाएंगे 30 सितंबर तक। ओके, तो 30 सितंबर तक हमारी इतनी कैपेसिटी हो जाएगी कि अराउंड 9.3 मिलियन जैब्स जो है एक दिन के हिसाब से लगेगी। तो हर्ड इम्यूनिटी बनेगी। तो हर्ड इम्यूनिटी मतलब कि वैक्सीन जिसको लग जाती हैं तो उसको दोबारा अगर जो उसकी एंटीबॉडीज हैं वो यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाती है, तो वायरस के चपेट में आने के चांसेस कम है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना वायरस नहीं हो रहा, लोगों को हो रहा है, लेकिन बचने के चांसेस हैं। ओके, तो अभी आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो वैक्सीनेशन रैंप अप ओवर 120 डेज की टू रीगेनिंग मोमेंटम ऑफ रिकवरी। यहाँ पर 120 दिन के आसपास की बात कर रहे हैं, कितना समय लगेगा जो रिकवरी का मोमेंटम है वैक्सीन का, उसको दोबारा रीगेन करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को रीगेन करने के लिए। ओके, तो अभी चाह रही है सरकार की कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और यहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ, दोनों के ऊपर फोकस करके चले, दोनों में बढ़ोतरी हमें चाहिए। तो यहाँ पर 80% अडल्ट पॉपुलेशन को सितंबर के एंड तक कवर करने की बात कर रहे हैं। जिनकी 18 से ऊपर जिनकी आयु है, तो सारी अडल्ट जो पॉपुलेशन है, तो जो कुल आबादी है अडल्ट पॉपुलेशन की, उसका 80% ये कह रहे हैं कि सितंबर एंड तक हम यहाँ पर करेंगे कवर। ओके, तो ये अभी जो वैक्सीनेशन का जो करंट रेट चल रहा है, जो ड्राइव चल रहा है ना, जिस पैमाने पर चल रहा है, तो उसका 3 गुना होगा जब सितंबर तक यहाँ पर इस तरीके से लोगों को वैक्सीनेट किया जाता है। तो ये अभी बाकी यहाँ पर टारगेट जो की बात करें, तो यहाँ पर कह रहे हैं 700 मिलियन पॉपुलेशन वुड नीड टू बी कवर। यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन को कवर करने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि एंड हाउ टू अचीव। तो यहाँ पर बात करें कि 2400 घंटे यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है ना,
उसकी जो सप्लाई है वो राइज होगी यहाँ पर अगस्त सितंबर के बीच में। ओके, तो 24 घंटे यहाँ पर जो है वैक्सीन सप्लाई मिलती जाएगी। और मास वैक्सीनेशन यहाँ पर होगी मॉल्स में, स्कूल्स में, और इस तरीके के जो और जो प्रबंधन है वहाँ पर। और इसके अलावा बात करें कि जो वैक्सीन हेजिटेंसी है, तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर की इशू निकल कर आ रहा है। तो बहुत सारे इश्यूज के चलते लोग परहेज कर रहे हैं वैक्सीन लगवाने से, तो अभी उसको भी थोड़ा सा दूर करना है। और आगे यहाँ पर बात करें जो स्टैट अपॉइंटमेंट्स हैं। ओके, अगर हेल्थ हेल्थ का जो डिपार्टमेंट, वहाँ पर कोई अपॉइंटमेंट या अगर करनी है तो यहाँ पर उसके लिए भी अलर्ट जारी किए जाएंगे। और स्मार्ट सिक्वेंसिंग यहाँ पर होगी इन लाइन विद सप्लाई। ओके, किस तरीके से यहाँ पर जो है काम हो रहा है, अच्छे तरीके से डाटा अवेलेबल हो, सबको तो पता होगी क्या सही क्या गलत है। इकोनॉमिक रिकवरी की बात कर लें तो सेकेंड वेव के चलते डाउन साइड आया है। ओके, रिकवरी में धीरे धीरे रिकवर हो रही थी। पिछले अगर नवंबर दिसंबर 2020 की बात करें, जनवरी फरवरी की बात करें, तो रिकवर हो रही थी इकॉनमी। लेकिन जब सेकेंड वेव आ गई तो नुकसान ज़्यादा हो गया। और इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, पिवटल टू रिटर्न इकोनॉमी टू हाई ग्रोथ पाथ, तो यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर की भारत सरकार ही करेगी। तो जैसे पिछले साल भी किया था आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। ओके, तो फिस्कल स्टिमुलस पैकेजेस भारत सरकार ने बहुत सारा दिए थे। ओके, लोगों को अलग अलग सेक्टर्स के रिगार्डिंग। तो वही बात कर रहे हैं कि अभी दोबारा से कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। ओके, अच्छा खासा जो है रकम दोबारा से इकोनॉमी में यहाँ पर स्टिमुलस पैकेजेस देने पड़ेंगे। और आगे यहाँ पर बात करें एग्री इन कंफर्टेबल पोजीशन विद नॉर्मल मानसून, तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर की बात करें तो नॉर्मल मानसून अभी जो है उसकी प्रेडिक्शन लगाई गई है हमारा जो आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा। तो नॉर्मल मानसून है तो इसका मतलब ये है कि अच्छा जो उपज है वो हमें देखने को मिल जाएगा। ओके, और जीएसटी ई वे बिल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करें, फ्लोज पिक्ड अप इन सेकंड हाफ ऑफ मई। तो यहाँ पर मई महीने का जो सेकंड हाफ था, तो उसमें बात कर रहे हैं कि ई वे बिल्स के थ्रू ज़्यादातर भुगतान यहाँ पर किया जा रहा है। जीएसटी जो जिस जीएसटी की जब इनवॉइस की कटौती होती है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है भारतीय इकोनॉमी में, वो भी बढ़ी है मई के सेकंड हाफ के बाद। ओके, आगे बढ़ते हैं। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट में एक्सटेंड स्कीम फॉर जॉब क्रिएशन, तो यहाँ पर पीएफ सपोर्ट स्कीम, तो यहाँ पर 2 मिलियन रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं सो फॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट टारगेट ऑफ 5.5 मिलियन। तो भारत सरकार का टारगेट 5.5 मिलियन का है और 2 मिलियन के ऊपर जो है रजिस्ट्रेशन इस स्कीम के तहत हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पर इस स्कीम के तहत यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट यहाँ पर पे करेगी द प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years for new hires by establishments employing up to 1000। ओके, तो अभी देखो ये होता क्या है, प्रोविडेंट फंड में ऐसा होता है कि अगर आपकी जॉब लगी, चाहे प्राइवेट में लगी है चाहे सरकारी में लगी है, तो अगर वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि अच्छा पूरा रिकॉर्ड है वहाँ पर कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, क्या क्या सैलरीज है, तो वहाँ पर होता है एक प्रोविडेंट फंड बनता है। तो उसमें ऐसा होता है, तो जो एम्प्लॉयर होता है आपका, मतलब जिसने आपको नौकरी दी है, तो वो भी आपकी सैलरी का जो 12% होता है ना, तो 12% वो भी डालता है और 12% आप डालते हो। तो ये एक फंड में जो है जुड़ता जाता है। ओके, तो इसके इसके लिए अलग से यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ईपीएफओ बोलते हैं। तो यहाँ पर सरकार अब मदद करेगी। तो एक तरीके से ये पेंशन फंड ही आपका हो जाता है कि मतलब जब ऐसा नहीं कि मतलब बुढ़ापे रिटायरमेंट एज के बाद ही मिलता है, तो ये इसको आप कभी भी निकलवा सकते हो। ओके, तो ये चाहे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बदलते भी हो ना, तब भी ये अकाउंट आपके पास रहता है, क्योंकि ईपीएफओ के तहत रहता है। तो ये ईपीएफओ यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत काम करती है। तो जिस भी नए अदारे में आप जाते हो तो वहां से ये नए सिरे से ये शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर स्कीम में गवर्नमेंट पे करेगी अभी आने वाले 2 सालों के लिए। ओके, तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है और जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, दोनों के कंट्रीब्यूशन भारत सरकार करेगी। जो भी नए बंदे जो हायर किए जाएंगे इन यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट्स के द्वारा, नई कंपनीज के द्वारा या पुरानी कंपनीज के द्वारा, किसी भी कंपनीज के द्वारा जो नए बंदे हायर किए जाएंगे, तो यहाँ पर अगर उनकी जो एम्प्लॉयमेंट समर्था अगर 1000 से ऊपर है, तो इतने वहाँ पर एम्प्लॉयज हैं। तो आगे यहाँ पर बात करें, दिस कम्स टू 24% ऑफ बेसिक पे कंट्रीब्यूशन ऑफ 12% ईच बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ओके, तो यहाँ पर जो बेसिक पे कंट्रीब्यूशन है तो उसका ये 24% ये बनेगा। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 24 हो गया। एम्प्लॉय ने भी यहाँ पर जो है 12% डाल दिया,
और एम्प्लॉयर ने भी 12% डाल दिया, 24% हो गया ये। ओके, तो इतना पैसा अभी भारत सरकार देगी, तो यहाँ पर जिन कंपनीज में यहाँ पर 1000 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, एंड रिबर्समेंट इज रिस्ट्रिक्टेड टू एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 12%, द स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर दोज अर्निंग लेस देन 50। तो ये बात ध्यान रखें, जिनकी जो सैलरी 15,000 से कम है महीने के हिसाब से, तो उन्हीं को ये बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो वहीं पर ये जो है सरकार यहाँ पर पैसा देगी। ओके, तो ध्यान रखें इसका। तो क्वेश्चन जब पूछा जाए तो ऐसे घुमाते जाता है कई बार। तो इसको पहली बार लॉन्च किया गया था जो फर्स्ट वेव थी पेंडेमिक की। ओके, तो जो पिछले साल 2020 में जब मार्च के महीने में वेव आई थी, उस समय इसको लॉन्च किया गया था। 9 महीने के पीरियड के लिए इसको बनाया गया था उस समय, अक्टूबर 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक। तो अभी गवर्नमेंट इसको 30 जून के बाद भी कंटिन्यू रखेगी। तो इसके लिए जो पैसा यहाँ पर निर्धारित किया गया है, तो कह रहे हैं कि अभी 2023 तक ये स्कीम जो है चालू रखी जाएगी, और 22,810 करोड़ रुपए यहाँ पर रखे गए हैं प्रोविडेंट फंड सपोर्ट के यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर 2 साल के लिए यहाँ पर पैसे देंगे। तो ये पूरा मैंने आपको पूरा जो है बता दिया चिट्ठा कि 12% यहाँ पर 24% हो गया टोटल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी बात क्या कर रहे हैं, अभी ये पूर्व गवर्नर रहे हैं आरबीआई के भारत में। तो इनका सिग्नेचर आपने देखे होंगे करेंसी नोट्स के ऊपर। इनका नाम है डी सुब्बा राव। सुब्बा राव करके इनके सिग्नेचर हुआ करते थे करेंसी नोट्स भारत के जो छपते थे, प्रिंट होते थे। तो ये अपनी सलाह दे रहे हैं आरबीआई को। तो ये क्या सलाह दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर पैसा ही अधिकतर छापना है ना आरबीआई ने, तो इसको लास्ट ऑप्शन रखो आप। ओके, तो अभी बात कर रहे हैं शुरुआत में कि सेंट्रल बैंक जो है हमारा, जो आरबीआई है, वो डायरेक्टली पैसा प्रिंट कर सकता है यहाँ पर। जो है फाइनेंस, जो गवर्नमेंट जो है यहाँ पर फाइनेंस जो है वो उसकी सुविधा जो है उसको प्रदान कर सकता है। तो पैसा होगा तभी फाइनेंस होगा ना। तो आरबीआई मतलब पैसा जब चाहे डायरेक्टली प्रिंट कर सकता है। तो यहाँ पर इनकी जो सलाह है वो कह रहे हैं कि अवॉइड करो जब तक यहाँ पर और कोई अल्टरनेटिव आपको सामने नहीं आता है। ओके, तो उसको लास्ट ऑप्शन रख के आप चलिए। ओके, और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं, जब इंटरव्यू उनकी ली गई तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो उन्होंने सजेशन दिए टू डील विद सेकंड वेव ऑफ कोविड-19 इंड्यूस स्लो डाउन इन द इकोनॉमी, द गवर्नमेंट कैन कंसीडर कोविड बॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर कोविड बॉन्ड्स की बात की जा रही है एज एन ऑप्शन टू रेस बोरोइंग। ओके, तो अगर उधार बढ़ाना है पैसा और यहाँ पर उठाना है मार्केट में से, तो यहाँ कोविड बॉन्ड जो है आप इशू कर सकते हो, नॉट इन एडिशन टू बजटेड बोरिंग बट एज ए पार्ट ऑफ दैट। तो जैसे देखो, अलग अलग कंपनीज अपना बॉन्ड इशू करती है ना, जैसे मैंने कल भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में बताया था। तो वो बता देती हैं कि हमने मार्केट में से इतना करोड़ रुपया उठाना है, इतना 1000 करोड़ रुपया उठाना है, तो उसके तहत जो है ये हम बॉन्ड इशू कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, तो उसी बिल्कुल उसी तरीके से कोविड बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, ये इशू करो। तो यहाँ पर इसके थ्रू जो है आप पैसा मार्केट से उधार लीजिए और आप लगाइए जहां पर भी आपने पैसा लगाना है। ओके, अगर आपको पैसे की किल्लत आ रही है। ओके, तो ये उनकी पूरी पूरी यहाँ पर स्टेटमेंट है। तो कह रहे हैं कि फॉर श्योर देर आर टाइम्स व्हेन monetization डिस्पाइट इट्स कॉस्ट बिकम्स इनएविटेबल, सच एज व्हेन द गवर्नमेंट कैनॉट फाइनेंस इट्स डेफिसिट एट रीजनेबल रेट्स। ओके, तो वी आर नाउ नियर सच ए सिनेरियो, मतलब ऐसा सिनेरियो बन चुका है, गवर्नमेंट अपने जो फिजिकल डेफिसिट है उसको खुद से अभी फाइनेंस नहीं कर पा रही है। तो फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस ऐसे होता है कि जो कर्जा लिया है मार्केट से, तो उनको इंटरेस्ट भी देना है ना। तो इंटरेस्ट देने के लिए भी यहाँ पर पैसा चाहिए, तो कई बार उसके लिए भी लोन लेना पड़ता है। तो ज़्यादातर ऐसा होता है ये सिचुएशन भारत सरकार के सामने। तो उसके लिए भी बोरोइंग करती है, तो फिर यहाँ पर उसके ऊपर फिर फिजिकल डेफिसिट आ जाता है, मतलब वित्तीय घाटा फिर बढ़ जाता है। तो ये सिचुएशन रहती है सरकार चलाने में। तो अभी देखो, पिछले साल तो इतना खास इनकम हुई नहीं सरकार को जीएसटी के हिसाब से। तो यहाँ पर काफ़ी सेटबैक लगा। राज्य यहाँ पर बोलते रहे कि हमें हमारा जीएसटी कंपनसेशन दे, तो भारत सरकार ने बाहर से ही पैसा उधार लेकर दिया था, मार्केट से ही पैसा उठाया और यहाँ पर दे दिया राज्यों को। तो इसके लिए भी भारत सरकार जो है ब्याज दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है। तो इंटरेस्ट देने के लिए भी यहाँ पर फिर लोन पे पैसे उठाने पड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये बात की जा रही है। तो इंडियन इकोनॉमी अभी देखो, फिजिकल ईयर 2020-21 का जो डाटा आया है वो -7.3% का है। तो ये पहली बार हुआ है देश के इतिहास में कि माइनस में पूरे साल की जो है जीडीपी ग्रोथ हमें जो है देखने को मिली हो। तो फिजिकल ईयर 2021-22 की बात करें, डेफिसिट हैज
बीन पुट एट 6.8% ऑफ द जीडीपी। यहाँ पर इसके आसपास जो है हमारा फिजिकल डेफिसिट चल रहा है। सो विच विल फर्दर लोअर टू 4.5% बाय फिजिकल ईयर 26। देखो ये जो है ना 6.8% ऑफ द जीडीपी एंड 4.5% ऑफ द फिजिकल ईयर 26, ये सभी एस्टिमेशन है जो भारत सरकार चाह रही है कि इस साल जो है फिजिकल डेफिसिट जो है जीडीपी का 6.8% रखना है, और 2026 आते आते 4.5% रखना है। तो अभी इतना है नहीं है ये। भारत सरकार यहाँ पर 2002 में एक सारफेसी एक्ट पास किया था भारत सरकार ने। ओके, तो उस समय भी यही टारगेट रखा गया था, 3% ऑफ द जीडीपी जो है कंट्रोल करके चलेंगे फिजिकल डेफिसिट को, लेकिन 3% तक कभी पहुंचे ही नहीं है। अभी की सिचुएशन जो है वो 9% से अबव है फिजिकल डेफिसिट की सिचुएशन जो है। ओके, तो अब ये 4.5% का टारगेट है कि यहाँ तक लेकर आएंगे फिजिकल ईयर 2025-26 तक। इस साल के बजट में ये बात कही गई थी। और आगे यहाँ पर जो बात की जा रही है, आरबीआई हैज लोअर्ड ग्रोथ प्रोजेक्शन। ओके, तो यहाँ पर ग्रोथ प्रोजेक्शन को भी यहाँ पर थोड़ा कम बताया जा रहा है आरबीआई के द्वारा। तो अभी का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके हिसाब से तो यहाँ पर 9.5% हो सकती है फ्रॉम 10.5%, जो कि पहले यहाँ पर एस्टिमेशन लगाया गया था वो 10.5% था। तो अभी अनसर्टिनिटीज पैदा हो गई हैं कोविड 19 के सेकंड वेव के चलते। तो वर्ल्ड बैंक जो यहाँ पर भारत का 2020-21 का 21-22 का जो प्रोजेक्शन लगा रहा है वो 8.3% का, कि इस पैमाने पर जो है ग्रो करेगी इकोनॉमी। और अभी बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारी जो भारतीय कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट है, उन्होंने अप्रूवल दी है कि अभी 5% और एमएसपी जो है बढ़ाया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कुछ जो खरीफ की फसलें हैं, अभी देखो मानसून आएगा तो अभी खरीफ क्रॉप्स लगाई जाएंगी। ओके, तो पूरे भारत में खरीफ क्रॉप्स लगेंगी। तो ये पूरी डिटेल है खरीफ क्रॉप्स की, जैसे पैडी हो गया, कॉटन हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, मेज, रागी, ग्राउंडनट, सोयाबीन। तो ये सभी के सभी जो है ये खरीफ क्रॉप्स हैं। ओके, तो इसके दूसरा होता है यहाँ पर राबी की क्रॉप्स। तो राबी में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं उसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो एक होता है जेड, ZAID, जेड क्रॉप्स। तो वो कौन सी होती है, ठीक है, तो उसका भी आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो अभी ये देखो, ये 2020-21 का है, पैडी का जो चावल है। तो 1868 रुपये यहाँ पर जो है पर क्विंटल के हिसाब से रेट लगा एमएसपी का मंडियों में, और जो कि किसानों को मिला ये रेट मिला। तो अभी ये 1940 होगा, क्योंकि पैडी के लिए। तो ये एमएसपी जिन जिन को मिल रहा है फसलों पे सिर्फ वहीं पर होगा, और एमएसपी पूरे भारत में नहीं मिलता है। फसलें लगती हैं पूरे भारत में खरीफ की और राबी की भी, जेड की भी, लेकिन एमएसपी सभी राज्यों को हर जगह नहीं मिलता है। ओके, तो यहाँ पर वैसे तो 23-24 यहाँ पर वैरायटीज रखी हुई जिनको कि एमएसपी देना है, लेकिन गिने चुने 2 या 4 वैरायटीज को ही मिलता है, तो वो भी सब जगह नहीं मिलता है। तो अभी 5% मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसमें वृद्धि की जाएगी। कुछ यहाँ पर जो खरीफ क्रॉप्स है उनके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल का एफर्ट है कि मतलब कोई डर की भावना यहाँ पर फार्मर्स के सामने ना पैदा हो। तो मानसून का भी प्रोडिक्शन बढ़िया लग रहा है। अगर अच्छी मानसून होगा तो राइस की फसल तो उसके ऊपर ही डिपेंड होती है ज़्यादातर, लेकिन ज़्यादातर राज्य ग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं, जिससे चलते वाटर टेबल भी जो है ख़राब हो रहा है। ओके, तो ये कुछ फसलें हैं। तो ये पूरी जो मैंने यहाँ पर डिटेल बताई है, तो उन्हीं का जो है एमएसपी बढ़ाया जाएगा। तो आप देखो सबसे ज़्यादा एमएसपी किसका बढ़ा है। तो यहाँ पर जो बिगेस्ट बेनिफिशरीज हैं, यहाँ पर जो अभी प्राइस अनाउंस हुए हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर बाजरा है। ओके, तो बाजरे पे सबसे बड़ी ज़्यादा यहाँ पर प्राइस मिलेगा। यहाँ होज रिटर्न ओवर एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट एमएसपी रेट वुड बी 85%। तो यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा है, जो जो भी यहाँ पर एवरेज खर्चा निकल कर आता है उसके मुकाबले में अगर हम बात करें बाजरा की। तो उसके बाद यहाँ पर आता है उड़द। उड़द यहाँ पर दाल होती है। फिर यहाँ पर तूर। तूर भी यहाँ पर एक तरीके से दाल होती है। और फॉर ऑल अदर क्रॉप्स सच एज पैडी, कॉटन, सोयाबीन, रागी एंड मेज, द रिटर्न्स विल बी 50%। ओके, the government announces the revision of MSP twice a year, once each prior to the Rabi and Kharif। तो यहाँ पर राबी विंटर क्रॉप्स के जो नवंबर या दिसंबर में लगा दी जाती हैं, और मार्च या अप्रैल में उनको उनका हार्वेस्ट होता है। यहाँ पर खरीफ क्रॉप्स ये मानसून में लगेंगी। मानसून का पैटर्न अलग अलग है पूरे भारत में। तो अभी 1 जून से जो है मुंबई वाली साइड साउथ वेस्ट मानसून आ जाता है, तो अभी वो आ चुका है। तो धीरे धीरे पहले जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं तो वहां पर होगा, धीरे धीरे ये नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स के ऊपर आगे बढ़ेगा। ये आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो मानसून की तैयारी है।
यहाँ पर बात करें कि ऑनसेट ऑफ द मानसून इन द मुंबई 2 days प्रायर टू इट्स नॉर्मल डेट। तो जो नॉर्मल डेट थी उससे 2 दिन पहले ही मानसून आ चुका है। ओके, अच्छी खासी बारिश होनी शुरू हो गई है, तो कुछ दिनों में आप देखोगे तो अच्छा खासा जो है ना सीवरेज वगैरह वहाँ पर जैम हो जाएंगे और अच्छा खासा पानी खड़ा हो जाएगा। तो मानसून विंड्स जो है वो यहाँ पर पूरा जो कोंकण कोस्ट है, कोंकण वाला जो इलाका है महाराष्ट्र का, तो उसको कवर करेगा। और गुजरात में भी जो साउथ वेस्ट मानसून है वो पहुंच चुका है, तो बारिश होनी शुरू हो चुकी है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर जो है मानसून विंड्स जो है ना वो यहाँ पर पहुंच जाएंगी फ्राइडे तक। और मध्य प्रदेश, यूपी की बात करें, विल सी फर्स्ट मानसून रेन्स इन कमिंग डेज। तो यहाँ पर कुछ ही दिनों में वहां पर भी बारिश जो है वो हो जाएगी। तो मुंबई की यहाँ पर बात कर रहे हैं, सौ टोरेंशियल डाउनपोर ऑन ट्यूसडे फ्लडिंग मोस्ट एरियाज ऑफ द सिटी। तो यहाँ पर फ्लड जैसी सिचुएशन मुंबई में ऑलरेडी बननी शुरू हो गई है। थंडरस्टॉर्म आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर बिजली चमक रही है मुंबई में, मुंबई के आसपास एरियाज में। तो हैवी रेन की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि ओडिशा में होगी और वेस्ट बंगाल में होगी। और साउदर्न पेनिनसुलर स्टेट्स की बात करें, विल सी स्ट्रॉन्ग शॉवर्स। तो यहाँ पर अच्छे शॉवर्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो अगर बात करें सबसे जो हॉटेस्ट प्लेस है इंडिया में, तो यहाँ ये मंगलवार के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो वो गंगानगर है राजस्थान का, जहाँ पर 45.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 1 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं वेरिएबल डाटा फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कॉल्स फॉर ए डिफरेंट हेल्थ केयर सिस्टम टू। तो इस आर्टिकल में जो वेरिएबल डिवाइसेस होते हैं ना, तो उनका हेल्थ केयर के पर्पस के हिसाब से किस तरीके से उनका जो है एडवांटेज हो सकता है, उसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, तो कैसे हम इंसेंटिव दे सकते हैं, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वेरिएबल डिवाइसेस में जैसे अगर आपने कोई स्मार्ट वॉच पहनी है, इसके अलावा जैसे आप अपना ब्लड ऑक्सीजन जो लेवल उसको चेक कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एक यहाँ पर डिवाइस जो है वो लगाना पड़ेगा। ओके, तो इसके अलावा और ऐसे कोई भी डिवाइसेस जिससे मतलब कि आपके मेडिकल हिस्ट्री के बारे में या मेडिकल जो सिचुएशन है उसके बारे में पता चल जाए कि आपको क्या ट्रीटमेंट चाहिए। तो डेली बेसिस पे यहाँ पर बहुत सारे मेडिकल डिवाइसेस होते हैं जो कि मिलियंस ऑफ डाटा पॉइंट जो जनरेट करते हैं। ओके, तो उस हिसाब से उन्हीं डाटा को यूज करके अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे शुरुआत में बात करेंगे अभी, there is one more reason to switch from the present system of health insurance to a system of accountable managed care। मतलब कि अकाउंटेबल मैनेज केयर मतलब जो की जा सके। तो अभी तो एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई या फिर मृत्यु हो गई तो यहाँ पर इंश्योरेंस मिलती है। तो उसको एक साइड पे करते हुए यहाँ पर अकाउंटेबल और मैनेज केयर प्रोवाइड करें इंडिविजुअल्स को, पर्सन्स को, कि मतलब उसकी जान भी ना जाए और यहाँ पर इंसेंटिव भी मिले, यहाँ पर सस्ते से सस्ते दाम पे उसका इलाज भी हो जाए और यहाँ पर वो जो है दिनचर्या जो जीवन है उसको आगे बढ़ाए। तो यहाँ पर हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर्स होते हैं, तो यहाँ पर उनको पैसा दिया जाता है क्योंकि मतलब कि वो हमारी हेल्थ का जो वो टेक केयर करे। यहाँ पर जो भी यहाँ पर गिवन सेट ऑफ जो इंडिविजुअल्स जो आम लोग हैं, ठीक है, तो रेदर देन टू ट्रीट देम व्हेन दे फॉल इल। ओके, तो यहाँ पर कोशिश यही होती है कि मतलब उनकी जो सेहत है ना वो सही रहनी चाहिए, उनको टेक केयर करके चलना कि वो बीमार नहीं पड़ने चाहिए। तो इसी से यहाँ पर बचाना होता है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को हम जो है पैसे मिलते हैं, उनको यहाँ पर जो है इंश्योरेंस मिलता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं वेरिएबल डिवाइसेस की। तो इनसे मतलब हमें अच्छा डाटा मिल सकता है और उसको अच्छे पैमाने पर यूज कर सकते हैं और सस्ता हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है आम लोगों को। तो सीधी सीधी यहाँ पर बात करें, फ्रॉम सिंपल स्टेप काउंटर्स टू मोर सोफिस्टिकेटेड पीसेस ऑफ ट्रीटमेंट, तो यहाँ पीसेस ऑफ इक्विपमेंट सॉरी, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट है। ओके, तो जो मतलब कि जटिल प्रक्रिया भी अगर आपके यहाँ पर चल रही किसी बॉडी में, तो उसके रिगार्डिंग भी एक डाटा आपके सामने प्रोवाइड कर देंगे कि ये प्रॉब्लम है, ये कोई अगर कोई चीज़ बड़ी है या कम हुई है बॉडी में तो उस लेवल पे हुई है। जैसे यहाँ पर ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात करें, तो अभी ये दिल्ली में जो सेकेंड वेव आई तो ज़्यादातर यहाँ पर ये ऑक्सीजन मीटर एक आता तो उसको यूज़ कर रहे थे लोग, तो वो भी यहाँ पर गलत रीडिंग्स दे रहा था ज़्यादातर। तो मतलब कि पता चल जाए कि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना है, अगर सही है तो फिर उसको पता चल जाता है, श्योरिटी हो जाती है। तो मतलब डाटा ही है ना एक, मतलब कि बस सही है या गलत है, अगर ऑक्सीजन लेवल है तो कितना है, उसका भी एक डाटा आ गया आपके सामने। तो आगे जैसे हार्ट रेट की बात कर रहे हैं, मतलब दिल की धड़कन जो है वो किस हिसाब से बढ़ रही है, कम हो रही है, इसके लिए जो ईसीजी वगैरह करवाते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर चेक करना है, स्लीपिंग पैटर्न्स क्या होने चाहिए जिससे मतलब कि रिलैक्स रहे बॉडी। तो यहाँ मतलब इसके अलावा और भी जो वेरिएबल डिवाइसेस हैं, ठीक है, इसके अलावा ये बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब जिससे मतलब संख्या बढ़ती जाएगी यहाँ पर इन डिवाइसेस की, जिससे आपको एक डाटा मिल सकता है। अच्छा,
और आगे यहाँ पर बात करें जो क्लॉथिंग है, तो यहाँ पर उनको अभी इस तरीके से किया जा रहा है कि आप जो है मिलियंस ऑफ डाटा पॉइंट जो जनरेट कर सकते हैं एक दिन में, तो उनको कलेक्ट करें, एनालाइज करें उस डाटा को। तो यहाँ पर जो जटिल प्रक्रिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो यहाँ पर एक सही तरीका है कि हम जो है जो हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको डिटेक्ट कर सकें कि किस यहाँ पर एज ग्रुप को कैसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ओके, और उसको कैसे सोल्यूशन उसका निकाले। तो ऐसी सिचुएशन बनाए कि उस प्रॉब्लम के जो शुरुआती दिन है ना, जो कोई अगर कोई बीमारी शुरुआती दिन है, इनिशियल स्टेजेस है, वहीं पर हम जो उसको उसको जान लें और वहीं पर उसके ऊपर जो है अटैक करना शुरू कर दें, उसकी जो मेडिकल केयर है वो करना शुरू कर दें। तो ज़्यादातर यही होता है कि आम लोग जो है ना दूर रहते हैं थोड़ा सा अपने हेल्थ केयर के रिगार्डिंग। तो कभी कभार जब बीमार पड़ते तभी डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो इसके इनके अलावा यहाँ पर उनके पास कोई वेरेबल डिवाइसेस भी नहीं होते आम लोगों के पास, कि मतलब उनको मतलब पर्टिकुलरली अपने पास रखें और जो है अपने हिसाब से रूटीन के हिसाब से अपना चेकअप करते रहें खुद, ताकि जो कि इनको पता चलता रहे कि क्या है। अगर कोई बीमारी आती है तो यहाँ पर पता नहीं चलता कि वो बीमारी कब से है, वो जब पता चलता है वो बहुत देरी हो चुकी होती है। तो अभी इसी सिचुएशन को ठीक करने की बात करें कि मतलब कि उनको बचाना है, कि मतलब इससे पहले कि वो बीमारी अच्छे तरीके से उनके ऊपर जो है हावी हो जाए। तो यहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें, बट हेल्थ केयर सिस्टम geared टू ट्रीटमेंट विल नॉट बी एबल टू मेक यूज ऑफ दिस डाटा। तो यहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम इस तरीके से यहाँ पर अभी काम कर रहा है, तो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ना, तो यहाँ पर वो डाटा को यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि मतलब अवेयरनेस नहीं है। तो अब अगर वेरेबल डिवाइसेस की बात करें, तो यहाँ पर कौन सा बीपी की जो मशीन है हर कोई घर घर पे रखता है, यहाँ पर उसको चलानी आती हो। ओके, तो ये सब चीजें हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना होगा। तो पुरानी हेल्थ केयर की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो इंसेंटिव जो दिए जा रहे हैं वो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, तो जो मतलब हमें हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो चाहे हॉस्पिटल्स हैं चाहे प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट है, तो इंसेंटिव यहाँ पर दिए जाते हैं कि जो ट्रीटमेंट के ऊपर यहाँ पर फोकस करे वो, rather देन ऑन प्रिवेंशन। ओके, तो ये सिचुएशन है कि मतलब जब बीमारी हो गई तब उसका ट्रीटमेंट करना है, फिर उसके लिए हम यहाँ पर पैसे देते हैं। ओके, तो ये सिचुएशन है अभी। लेकिन ऐसे नहीं, इसके लिए भी ऐसे नहीं देते कि हमें प्रिवेंट करके ही चले, कि मतलब अगर बीमारी जो हुई है वो हो ना, ऐसी सिचुएशन बना के चले कि प्रिवेंट करके चले, तो उसके लिए कोई इंसेंटिव नहीं देते। तो इसी थोड़ा सा यहाँ पर सिनेरियो को बदलने की बात कर रहे हैं, एंड टू एट द मैक्सिमम पॉसिबल इन्फ्लेटेड कॉस्ट। तो जो यहाँ पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इंसेंटिव मिलता भी है, जो पैसे हम देते भी हैं, खर्चा करते हैं अपनी सेहत के लिए, जो डॉक्टर्स हमारी सेहत का ध्यान रख रहे हैं, जब बीमार पड़ चुके हैं, तो वो भी बहुत महंगा पड़ता है, काफ़ी खर्चा हो जाता है। तो जो पूरे जीवन में जो पैसा कमाया होता है, तो एक ही झटके में जेब खाली हो जाती है। तो ये सिचुएशन हो जाती है आम लोगों की भारत में। और आगे बात कर रहे हैं हेल्थ और हेल्थ केयर जो एक्सपेंडिचर है। ओके, तो यहाँ पर इस मतलब ये किसी सिस्टम के तहत ही हम इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जहाँ पर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं आर पेड ए प्रीमियम टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ द गिवन सेट ऑफ पीपल एंड टू मेक देम हेल्दी। तो यहाँ पर इस तरीके से हम चल सकते हैं, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको एक प्रीमियम दे, थोड़ा सा जैसे इंश्योरेंस में प्रीमियम जो देते हैं ना, तो वो बिल्कुल एक तरीके से प्रीमियम के तौर पे आप पैसा दे रहे हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, कि मतलब कि आपकी सेहत का ध्यान रखें। तो ये आप इंडिविजुअल्स लोगों के ऊपर है, आम लोगों के ऊपर है, कि अगर अपनी सेहत का खुद ध्यान रखवाना है तो जो डॉक्टर्स हैं तो उसको समय रहते आप मिलो। तो यहाँ पर तब थोड़ा थोड़ा पैसा दे दो तो वो सही है, बजाय कि मतलब जब बीमारी हो गई तब आपकी जब जेब ढीली हो जाएगी अच्छे से, तो वो ज़्यादा टफ है। ओके, तो ये बात यहाँ पर की जा रही है, जब भी अगर वो बीमार पड़ते हैं तो ये सिचुएशन को सही तरीके से जो है टैकल किया जा सकता है। तो आगे यहाँ पर बात करें, सिंस द मनी इज पेड अपफ्रंट द इंसेंटिव इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द इंश्योर। ओके, तो जैसे पैसा यहाँ पर अपफ्रंट पेमेंट के तौर पर पहले ही दिया जा चुका होता है, तो यहाँ पर इंसेंटिव का मतलब यही है कि यहाँ पर कम से कम खर्चा है इंश्योर्ड पर्सन का, जिसकी इंश्योरेंस है, हेल्थ केयर इंश्योरेंस है, तो उसका कम से कम खर्चा है जब भी वो बीमार पड़ता है। तो ये सिचुएशन को थोड़ा सही करने की यहाँ पर बात करें और आगे बात कर रहे हैं, तो एक सबसे यहाँ पर सिंपल बात है कि उनको मरने दें। ओके, उनका कोई ध्यान ना रखें। ओके, प्रोवाइडिंग ओनली नॉमिनल ट्रीटमेंट, जो यहाँ पर सिंपल ट्रीटमेंट वही प्रोवाइड करें। तो इससे भी ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज या फिर जो आम लोग होते हैं, तो उसकी जो फैमिलीज, उनको फायदा हो जाता है। मतलब अगर बंदा चला गया है ठीक है, तो भी उसका कोई इंश्योरेंस हुआ हुआ था, वो पैसा हमें मिल जाएगा। तो ऐसा करने से ऑथर बात कर रहे हैं, तो आपकी जो रेपुटेशन है ना, जो यहाँ पर इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, तो वो रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। तो ये इसका प्रभाव जो है आपके फ्यूचर बिजनेस पे भी पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर
जो रेगुलेटर जो पेनल्टीज हैं वो भी पड़ सकती हैं कि मतलब आपकी गलती की वजह से, या फिर अच्छे से हेल्थ केयर इंश्योरेंस नहीं मिला, सही पैसा नहीं मिल पाया सही समय पर, तो इंसान को बचा नहीं पाए. So, in the interest of minimizing the cost of keeping a person in their care healthy, it would make sense for the healthcare provider to encourage the use of wearable devices. ओके, आम लोगों में वेरेबल डिवाइसेस को पहनना ये एनकरेज करे. ओके, जैसे अगर बहुत सारी वॉचेस भी होती है जो आपका ना हार्ट बीट बताती रहती है, कि मतलब क्या चल रही है, हार्ट बीट जो आपका ब्लड प्रेशर है वो क्या चल रही है, कैसा चल रहा है. तो बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे आ चुके हैं, तो आप भी अपने पेरेंट्स को वह पहना सकते हैं. ओके, तो ऑनलाइन आप सर्च करेंगे तो सस्ते ही मिल जाते हैं. तो सही है, मतलब डाटा मतलब ना डेली बेसिस पे आपके सामने रहेगा कि आज की डेट में कितना ब्लड प्रेशर रहा, कितना हार्ट बीट रही. ओके, और इसके अलावा आपने एक दिन में कितने गिलास पानी पीना है. जैसे गर्मियों का दिन आ गया तो उसके लिए भी आपके पास सॉफ्टवेयर रहते हैं, तो आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं. आपके वेट के हिसाब से, आपकी हाइट हाइट के हिसाब से आपको वो बता देगा सॉफ्टवेयर कि आपको कितने गिलास पानी पीना चाहिए. तो ये सब चीज़ें हैं जो आप जो है कर सकते हो अपनी सेहत को अच्छे रखने के लिए. और ओके, तो यहाँ पर इस डाटा को एनालाइज किया जा सकता है ऑनगोइंग बेसिस के ऊपर. तो यहाँ पर जो सही लाइफस्टाइल जो है ना, और जो डाइट में बदलाव लेकर आना, तो वो किया जा सकता है. और यहाँ पर ट्रीटमेंट जो दिया जाना, तो उसको भी एडमिनिस्ट्रेट यहाँ पर उसकी देखरेख की जा सकती है. ओके, तो यहाँ पर अगर शुरुआती दिनों में अगर बीमारी आ जाए, तो शुरुआती दिनों में अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो वो भी फायदा रहेगा उसके. अगर पता चल जाएगी मतलब हार्ट बीट में थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, ओके, ब्लड प्रेशर कम होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो शुरुआती दिनों में पता चल जाएगा कि ये कब शुरू, असल में कब होना शुरू हुआ. ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, जान बचा सकते हैं. तो यस, दिस कॉल्स फॉर ए रिलायबल डाटा कैप्चर, सिक्योर स्टोरेज एंड एनालिसिस. ये सब चीज़ें होनी चाहिए. डाटा रिलायबल तरीके से कैप्चर भी हो, स्टोर भी हो, एनालिसिस हो उसका अच्छे तरीके से. तो कैपेबिलिटी ऑलरेडी एडजस्ट करती है. जो 5G मशीन टू मशीन यहाँ पर चैटर है उसके हिसाब से बात करें कि इसने और काम सिंपल कर दिया. तो यहाँ पर पॉइंट यही है कि इसको डिप्लॉय करो, अभी वेयरेबल डिवाइसेस को पहनना शुरू करो. और अभी बात करें एडिटोरियल नंबर 2 की, तो यहाँ पर बात की जा रही है फॉर नेशनल मेरिट ऑर्डर डिस्पैच. तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला क्षेत्र, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात करें मेरिट ऑर्डर डिस्पैच की, तो इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट है ना, वो कम से कम हमने रखना है कि जो आम कंज्यूमर है ना उसके ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़ जाए. तो यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग एक मार्केट बेस्ड यहाँ जो है अप्रोच लगाई जाती है. तो यहाँ पर अभी हाल ही में पावर मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जिसने अभी एक डिस्कशन पेपर निकाला. डिस्कशन पेपर मतलब आपस में डिस्कशन कर रहे हैं अभी, अभी बहस चल रही है अभी सिर्फ. तो जिसमें एक बात की जा रही है, कॉल दी गई है कि मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच जो है वो यहाँ पर किया जाए, ना जो कि दाम कम किए जाएं. दाम जो है वो कम हो सके, इलेक्ट्रिसिटी जो आप पर यूनिट जो पे करते हो. यहाँ पर विद मोर एफिशिएंट शेड्यूलिंग नेशनल, पूरे नेशनल लेवल पर अच्छे तरीके से एफिशिएंट तरीके से शेड्यूलिंग हो पावर की. तो अगर पावर ग्रिड की बात करें तो अभी अभी रीजनल ग्रिड वाला ये बात रही नहीं है. पहले यहाँ पर रीजनल ग्रिड के हिसाब से काम करता था, अभी एक नेशनल ग्रिड यहाँ पर सबको जोड़कर बना दी गई. तो यहाँ पर नेशनल ग्रिड हम अभी कहते हैं. तो अभी यहाँ पर बात करें, दिस मेक्स मेरिट ऑर्डर डिस्पैच ऑन ए नेशनल बेसिस पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके. अभी ये डिस्कशन है अभी सिर्फ. तो यहाँ पर मेरिट ऑर्डर डिस्पैच हो मतलब कि अ, जो कॉस्ट है यहाँ पर यूनिट कॉस्ट जो कंज्यूमर पे कर रहा है उसको मिनिमम रखना है, मिनिमम मिनिमम करना है, मतलब किसी ना किसी तरीके से. तो इस मूव के रिगार्डिंग ऑथर बात करें कि परफेक्ट सेंस ये रखता है. ओके, ओके, द मूव डज मेक परफेक्ट सेंस. तो यहाँ पर हमें ज़रूरत क्या है, वी डू नीड ए मोर एफिशिएंट नेशनल मार्केट फॉर पावर. तो यहाँ पर दैट ड्यूली इंसेंटिव्स लीस्ट कॉस्ट पावर प्रोड्यूसर्स टू डिस्पैच ऑन मेरिट. तो कैसे कर सकते हैं, सस्ती बिजली कैसे दे सकते हैं, तो ये सरकार के ऊपर है कि इंसेंटिव दें. जो यहाँ पर पावर प्रोड्यूसर्स हैं, पावर प्रोड्यूसर्स ज़्यादातर यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज हैं, लेकिन जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रही है ना वो सरकारी कंपनीज हैं. ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को हम डिस्कॉम भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में. ओके, तो अभी बात यही कर रहे हैं. तो मतलब कि एक एफिशिएंट नेशनल मार्केट चाहिए पावर का. तो पावर एक्सचेंज भी अलग से बनी हुई है भारत में. ओके, जहाँ पर जो है ट्रेड कर सकते हो आप पावर के हिसाब से. ओके, पावर एज ए कमोडिटी आप लेकर, और अच्छे से इंसेंटिव प्रोवाइड करना जो यहाँ पर कम से कम दाम पर जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ पर अवेलेबल करवा रहे हैं. तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, कहीं दो चार कंपनी के नाम बताना कमेंट बॉक्स में. और आगे यहाँ पर अभी बात करें कॉन्करेंटली, हमें यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म चाहिए. ओके, सो एज टू पुट पेड टू पार्लोस फाइनेंसेस ऑफ द स्टेट पावर यूटिलिटीज. तो कॉन्करेंटली मतलब भारत सरकार भी आए और यहाँ पर केंद्र सरकार भी आए,
और यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म लेकर आए। और तो यहाँ पर जो स्टेट पावर यूटिलिटीज मतलब ये फाइनेंस नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो यहाँ पर खर्चा भी इनका पूरा नहीं हो रहा है, तो इनको किसी ना किसी तरीके से फाइनेंस हम दे पाए। ओके, मतलब ये जैसे दिवालिया जैसी सिचुएशन रही है यहाँ पर राज्य सरकारों को, जो डिस्कॉम है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, तो उसको सही किया जा सके, तो यहाँ पर ये बात की जा रही है। और आगे बात करें कि जो बिलिंग एफिशिएंसी है ना पावर सेक्टर में, तो वो सिर्फ 83% है। मतलब कि जो बिल आपको आता है, तो जितने बिल यहाँ पर पेमेंट होती, तो सिर्फ यहाँ पर 100 में से 83 जो लोग हैं, मतलब वही उन्हीं की यहाँ पर बिल पेमेंट हो रही है। तो इसका मतलब 17% जो है वो यहाँ पर ऐसी एनर्जी हमने ट्रांसैक्ट की है जिसका कोई यहाँ पर पैसा ही नहीं आया। तो यहाँ पर बिल ही नहीं बना, जिसका बिल ही नहीं दिया गया। ओके, तो ये सिचुएशन भारत में है। ओके, तो ये क्यों होती है? जो पॉलिटिकली मैंडेटेड गिव अवेज होते हैं। ओके, तो मतलब उसके चलते यहाँ पर जो है ना बड़ा एक जो है खर्चा हमें उठाना पड़ता है, जो यहाँ पर राज्य सरकारें होती हैं, तो ज़्यादातर अपने अपने क्षेत्रों में एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजली ही माफ़ कर देती हैं, बिल ही माफ़ कर देती हैं कि अगर आपके यहाँ पर फार्मिंग पर्पस के लिए अगर आपने कनेक्शन लिया है तो बिल आएगा ही नहीं, जितनी चाहे आप जो है एनर्जी की कंजप्शन कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ट्यूबवेल लगाए जाते हैं इन एरियाज में, और ग्राउंड वाटर को निकाला जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो एनवायरनमेंट के पर्पस के हिसाब से, अगर आपकी जो एरिया है क्लाइमेट के हिसाब से, अगर आपका एरिया है जिस यहाँ पर नेचुरली जो फसल यहाँ पर हो सकती है ना, उसके अलावा दूसरी फसल के ऊपर भी जोर दिया जाता है जो नेचुरली है ही नहीं आपकी, तो इसलिए यहाँ पर जो है ग्राउंड वाटर निकाला जाता है बड़े पैमाने पर, और राइस कल्टीवेशन जो है वो की जाती है। तो इसलिए यहाँ पर ग्राउंड वाटर की जो सिचुएशन जो है बहुत खराब होती जा रही है। तो ये मतलब शुरुआत कहाँ से हो रही है, इम्पैक्ट कहाँ तक जा रहा है? तो आम लोग जो है उनको पानी भी साफ नहीं पीने का मिल रहा है। और यहाँ पर बात करें जो एस्टिमेटेड एनुअल लॉस होते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के, जो सरकारी कंपनीज डिस्कॉम से, ये जो तो यहाँ पर 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है, और ये बढ़ते जा रहे हैं। मतलब ये लॉस हो रहा है सालाना दर के हिसाब से, एक साल में 1.5 लाख करोड़ के आसपास का लॉस, और इससे ज्यादा ही हो रहा है। तो इंडिया जो है फर्दर जो है यहाँ पर इस तरीके से अगर हम बात करें कि जो दिवालिया हो चुके हैं हमारे डिस्कॉम्स, ओके, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो उस तरीके से दोनों को साथ लेके आगे नहीं बढ़ सकता, सस्टेन नहीं कर सकते हैं। और आगे बात करें कि एट प्रेजेंट जो अभी बात चल रही है, तो पावर डिस्पैच एंड शेड्यूलिंग इज मोस्टली ऑन ए स्टेट और लेस ऑफ ऑन रीजनल बेसिस, विद द स्टेट और रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर्स empowered to schedule merit order और priority dispatch for least cost producers। तो अभी की जो सिचुएशन चल रही है, तो उसमें यही है कि जो पावर डिस्पैच का जो काम है, शेड्यूलिंग का काम है, वो यहाँ पर राज्यों के ऊपर, या फिर जो जो रीजनल बेसिस उसके हिसाब से यहाँ पर किया जाता है। राज्य और जो यहाँ पर रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर्स, उनको यहाँ पर एम्पावरमेंट उनको दी गई है कि वो यहाँ पर मेरिट ऑर्डर को शेड्यूल करें, तो यहाँ पर प्रायोरिटी जो है ऑर्डर डिस्पैच जो है, मतलब ये जारी करे जो लीस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर, मतलब कम से कम दाम में जो यहाँ पर पावर प्रोड्यूस करके प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको किसी ना किसी तरीके से बेनिफिट पहुंचाए। तो अभी जो प्लान है ना, वो यहाँ पर इसको नेशनल मेरिट ऑर्डर पे लेकर आना है, पूरे जो है राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर काम किया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से एक यूनिफाइड जो ग्रिड हमारी अभी नेशनल ग्रिड बनाई गई है, उसके तहत यहाँ पर काम करेगा एक फ्रिक्वेंसी के तहत, और यहाँ पर मोर कॉम्पिटेटिव पावर प्राइसिंग नेशन वाइड। तो यहाँ पर ज़्यादा और कॉम्पिटेटिव यहाँ पर प्राइसिंग हो यहाँ पर पावर प्रोडक्शन की, तो उस तरीके से हम नेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं, अभी काम करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर बेटर जनरेशन होगी इलेक्ट्रिसिटी की, और यहाँ पर लोड को भी ऐसे अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। कई बार लोड ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर ठप हो जाती है बिजली की सेवा। एंड ब्रिंग अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ नॉन रीनेबल एंड रीनेबल कैपेसिटी with reduction in the requirement of flexible reserves to cope with intermittency and variability of the latter। तो शुरुआत में जोड़ने की बात कर रहे हैं नॉन रीनेबल, ओके, तो और दूसरे और जो रीनेबल कैपेसिटी है, जैसे भारत सरकार अभी 2022 तक की यहाँ पर हम टारगेट बनाकर चले कि 175 गीगावाट तक की जो पावर प्रोडक्शन है वो हम रीनेबल कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ाएंगे, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम बढ़ाएंगे। और इसके अलावा भी यहाँ पर वही बात करके इंटीग्रेट करो, तो यहाँ पर नॉन रीनेबल है और रीनेबल दोनों को इंटीग्रेट करो, और यहाँ पर अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ पाओगे। तो यहाँ पर जो फ्लेक्सिबल रिजर्व जो है, तो यहाँ पर भी जो रिक्वायरमेंट होती है इनके द्वारा, तो इनको भी थोड़ा कम किए जाए। तो यहाँ पर जिस तरीके से सिचुएशन बनती है उसी तरीके से आप आगे बढ़ो। और जो बेनिफिट है नेशनल मेरिट ऑर्डर डिस्पैच का, अगर फर्स्ट फेज में यहाँ पर अगर बात करें, इज स्टेटेड टू बी ओवर 12,000 करोड़ फॉर डिस्कॉम्स। तो ये मतलब इतनी राशि बनेगी अगर इन डिस्कॉम्स को जो है पैसा देना चाह रहे हैं।
अगर अगर वो आगे यहाँ पर फर्दर पेमेंट कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स विल लीड टू फिस्कल बूस्ट 10 टाइम्स एज लार्ज। तो फिस्कली बूस्ट मिल जाएगा अगर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स लेकर आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स में, क्योंकि दिवालिया तो है ये। ओके, तो मतलब जो अ, खर्चा आता है बिजली प्रोवाइड करने का, यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइंस जो बिछाते हैं तो यहाँ पर भी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। ओके, तो सरकार का खर्चा होता है ये सारा। तो मतलब प्रॉफिट में कहाँ से आएंगे ये, तो अपना ही जो मतलब पैसा चार पैसे बचे तो वो भी इन्होंने गवा दिए। ओके, तो मतलब ऊपर से जो पॉलिसीज होती हैं राज्य सरकारों की, तो उसके चलते ज़्यादा हालत खराब हो गई है जो डिस्कॉम्स हैं उनकी। और अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 3 की, तो यहाँ पर बात करें पॉलिसी फॉर रेमिटेंसेस ब्रिंगिंग द अर्निंग्स बैक होम। ओके, तो यहाँ पर रेमिटेंस के लिए पॉलिसी बनाने की बात करें। रेमिटेंस मतलब कि जो बाहर के देशों से भारत में पैसा आ रहा है, तो हम उसको बोलते हैं रेमिटेंस आ रहा है। जैसे बहुत सारे भारतीय लोग जो हैं यूएई में बसे हुए हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो वहाँ पर 33 लाख के आसपास की आबादी है भारतीयों की, 22 लाख के आसपास की आबादी है पाकिस्तानियों की, और 10-12 लाख के आसपास की आबादी है जो यूएई के जो वहाँ के जो नेटिव लोग हैं उनकी। ओके, तो भारतीयों की आबादी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये है कि वहाँ पर सिटीजनशिप नहीं दी हुई। ओके, तो यूएई में अगर आप काम करने जा रहे हो तो आपको सिटीजनशिप कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर उनको सिटीजनशिप दे दी जाती है तो जो नेटिव लोग हैं ना, तो फिर वही माइनॉरिटी में आ जाएंगे। सबसे पहले भारतीय हो जाएंगे, फिर पाकिस्तानी, फिर यहाँ पर जो नेटिव लोग हैं यूएई के। तो अभी जो भारतीय लोग वहां से वहां पे गए हुए हैं तो वो जो भारत में पैसा भेजते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेमिटेंस आ रहा है। तो यहाँ पर भारत टॉप पे रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस बाहर के देशों से भारत में ही आता है। तो अभी शुरुआत में बात की जा रही है अभी वर्ल्ड बैंक की मई की, यहाँ पर रिपोर्ट आई है। तो उसका नाम है वर्ल्ड बैंक्स मई 2021 माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर बात करें कि इंटरेस्टिंग अकाउंट यहाँ पर पता चल रहा है ग्लोबल माइग्रेशन के बारे में, और यहाँ पर जो रेमिटेंस फ्लो आ रहा है 2020 में जो आया था उसके बारे में। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटीज हुई कोविड-19 के चलते। ओके, तो यहाँ पर जो क्रॉस बॉर्डर फैक्टर है, जो फाइनेंशियल फ्लो है इन जनरल, तो उसमें भी यहाँ पर अनसर्टेनिटीज देखने को मिली। ओके, तो यहाँ पर ट्रेड भी इतना बड़े पैमाने पर हो नहीं पाया, तो पैसा कहाँ से आना था। तो आगे यहाँ पर बात करें रेमिटेंस फ्लोज टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एग्जिबिटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजिलेंस। तो कहने का मतलब है कि जो ये 2020 में जो रेमिटेंस आया, जो इसका फ्लो आया, जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनको, जहाँ लो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनको, तो मतलब लचकीलापन इसमें देखने को मिला। ओके, तो यहाँ पर जैसे पहले आता था उस हिसाब से ये नहीं आया इस बार। 2020 की जो रिपोर्ट आई उसके हिसाब से बात की जा रही है, 2021 के हिसाब से जो बात कर रहे हैं। तो लो अगर मैं लो इनकम कंट्रीज की बात करूँ तो कौन से देश को, किसी दो देशों के एग्जाम्पल दें कि लो इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में आते हैं। कोई दो देशों के एग्जाम्पल दे जो लोअर मिडिल इनकम की कंट्रीज की कैटेगरी में आते हैं, और कोई दो देशों की एग्जाम्पल दे जो अपर मिडिल इनकम कंट्रीज की कैटेगरीज में आते हैं। और हाई इनकम कंट्रीज की अगर बात करूँ तो सबको पता है कि हाई इनकम कंट्रीज की कैटेगरीज में कौन कौन से देश आते हैं। तो जो मैंने 3 क्वेश्चंस पूछे उनका आंसर करें। भारत जो है वो लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आता है। तो ये सभी डाटा कौन जारी करता है, यहाँ पर मिडिल इनकम या लोअर लो इनकम कंट्री या हाई इनकम कंट्री, तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। जो हर एक देश की फाइनेंशियल कंडीशन होती है, पर कैपिटा जो इनकम होती है, उस हिसाब से ये डाटा तैयार होता है। और अभी अप्रैल 2020 की बात करें तो यहाँ पर जो उस समय प्रेडिक्शन लगाई गई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तो वो कह रहे हैं कि 23% यहाँ पर फॉल हुआ है ईयर ऑन ईयर, जो यहाँ पर रेमिटेंस आता है भारत में उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर ये $64 बिलियन आया 2020 में। ओके, तो आगे यहाँ पर बात करें, रिवाइज किया दोबारा से इन्होंने अपना ही डाटा, अक्टूबर 2020 की बात कर रहे हैं। तो उस समय कह रहे हैं 9% फॉल टू $76 बिलियन। तो मतलब कि 9% फॉल हुआ। पहले 23% बोला जा रहा था, फिर बाद में जब अक्टूबर का डाटा आया, सिचुएशन थोड़ी ठीक होनी शुरू हो गई, तो 9% फॉल यहाँ पर कहा गया कि $76 बिलियन तक पैसा जो है रेमिटेंस भारत में पहुंचा है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डिफाइंग फॉरकास्ट इंडियाज एनुअल रेमिटेंस रिमेन स्टेबल एट $83 बिलियन इन 2020, फॉलिंग बाय ओनली 0.2%। तो यहाँ पर थैंक्स टू हाई वॉल्यूम फ्लोज फ्रॉम द यूएस एंड यूरोपियन नेशंस। तो एक देखो रेमिटेंस होता है बाहर से आया, ओके, मतलब बाहर की कंट्री से हमारे देश में पहुंचा। एक रेमिटेंस होता है जैसे एक हमारे किसी बड़े शहर से किसी छोटे शहर में पहुंचा। ओके, जैसे ज़्यादातर जो लेबर आती है बड़े शहरों में जाती है, जैसे मुंबई हो गया, पुणे हो गया। ओके, उसके अलावा सूरत हो गया,
जहाँ गुजरात में कहीं पर भी जो इंडस्ट्रियल टाउन है, अगर वहाँ चले जाए तो जहाँ पर अच्छी खासी इनकम हो जाती है लेबर को, तो वहां से वो पैसा जा रहा है उत्तर प्रदेश की में, और यहाँ पर बिहार में, झारखंड में, जहाँ से ज्यादातर लेबर आती है, मध्य प्रदेश में। ओके। तो इसको भी हम यहाँ पर इंटरनल रेमिटेंस बोलते हैं, एनुअल रेमिटेंस, मतलब भारत ये जो अंदर यहाँ पर चल रहा है, तो यहाँ पर उसमें स्टेबिलिटी ही पाई गई। तो यहाँ पर 83 बिलियन डॉलर का 2020 में यहाँ पर रेमिटेंस पाया गया, जो एक बड़े शहर से किसी दूसरे छोटे शहर पे गया पैसा। तो सिर्फ 0.2% का ही फॉल यहाँ पर देखने को मिला। तो यहाँ पर यूएस से जो हमने यहाँ पर इम्पोर्ट किया, यूरोपियन नेशन से जो यहाँ पर इम्पोर्ट किया, तो उसको भी यहाँ पर जो फ्लो, पैसे का फ्लो आया यहाँ पर, उसको भी यहाँ पर थैंक थैंक यू जो है कहा जा रहा है। और आगे यहाँ पर बात करें, फ्लोज टू इंडिया अकाउंटेड फॉर 1/3 ऑफ द टोटल रेमिटेंस फ्लोज टू द टॉप 5 रिसेंट कंट्रीज। ओके, तो यहाँ पर इंडिया में जो रेमिटेंस फ्लो आता है, ओके, तो इंडिया में जो रेमिटेंस फ्लो आता है, उसके हिसाब से अगर हम बात करें, तो ये 1/3 बनता है जो टोटल रेमिटेंस फ्लो होता है, जो यहाँ पर पूरी दुनिया में आता है। ओके, तो किसी एक देश से किसी दूसरे देश में, पूरी दुनिया में जो रेमिटेंस का फ्लो जा रहा है, उसका 1/3% भारत में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगर टॉप 5 कंट्रीज की बात करें, तो उसके हिसाब से अगर बात करें, और 15.4% जो है ये टोटल रेमिटेंस फ्लोज का बनता है। अगर हम यहाँ पर लो मिडिल इनकम कंट्रीज की बात करें, तो बहुत सारी लो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं। तो इंडिया जो है लगातार अभी लार्जेस्ट जो है रेमिटेंस रिसिप्ट यहाँ पर रहा है 2008 से लेकर अब तक। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भारत में ही आता है, अगर हर साल जब एवेल्यूट करते हैं। ओके, तो इसमें यूएई का बहुत बड़ा योगदान है, इसमें यूएस का, यूरोपियन नेशंस का बहुत बड़े पैमाने पर योगदान है, क्योंकि बहुत सारे भारतीय, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूएई में ही बसे हैं, बहुत सारे और भी देशों में बसे हैं। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि भारत को सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कहाँ से आता है, तो वो यूएई से ही आता है। ओके, और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है रेमिटेंस की, अगर बात करें इसकी जो इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, तो ये भारत की जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको इंश्योर कर रहा है। ओके, तो कैनॉट बी emphasized enough द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ रेमिटेंस इंश्योरिंग इंडियाज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैनॉट बी emphasized enough। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि मतलब ये सब कुछ है, ये इनफ है, जो यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को तो जो दर्शाया जा रहा है कि रेमिटेंस जो है उसमें खास कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर बात करें, exhibiting over 40-fold growth in absolute terms since 1991. So remittance have been a significant source of external financing for India. तो यहाँ पर ग्रोथ के हिसाब से 1990s की यहाँ पर बात की जा रही है, कि अगर उस हिसाब से भी बात करें तो रेमिटेंस यहाँ पर एक अच्छा सोर्स रहा है कि भारत में अगर फाइनेंसिंग की सिचुएशन यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। देखो, आम जो लोग हैं ज़्यादातर जो बाहर गए हैं अपने घरों में पैसा भेजते हैं, और अगर सपोज करो यहाँ पर भारत में उन्होंने ही घर बनाना है, तो यहाँ पर बाहर से फाइनेंसिंग आ रही है। ओके, तो यहाँ पर फाइनेंस आ गया और यहाँ पर घर बनाना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर लोग रह रहे। और आगे बात करें, जो रेमिटेंस आ रहा है ये एफडीआई से ज़्यादा आ रहा है, एंड फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर्स फ्लो आता है उससे उससे ज़्यादा आ रहा है। तो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब इसमें बड़े बड़े अदारे जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं बड़े पर्पस पे। और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है अपने दम पर जो यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो पिछले यहाँ पर 2 डिकेड्स की बात करें, 2000 से लेकर 2020 तक, तो यहाँ पर जो ग्रॉस इनवर्ड रेमिटेंस है, तो यहाँ पर वो 1.4 ट्रिलियन डॉलर का रहा है। एंड ग्रॉस इनवर्ड जो एफडीआई इक्विटी यहाँ पर जो आई है, फ्लो आया है, और जो एफपीआई आया है, तो वो यहाँ पर 521.5 बिलियन डॉलर का आया, और यहाँ पर 233.7 बिलियन डॉलर का है। तो ये एफडीआई के बारे में बात करें, एफपीआई के बारे में बात करें, यहाँ पर जो ग्रॉस इनवर्ड रेमिटेंस, जो मतलब बाहर से जो फ्लो भी आया पैसों का, तो यहाँ पर उसकी बात यहाँ पर की जा रही है अभी, कि वो अभी पिछले 20 सालों में 1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का फ्लो भारत में आ चुका है। ओके, थोड़ा सा ध्यान रखें इसमें। और इसमें यूएई भी यहाँ पर योगदान दे रहा है, यूएसए भी यहाँ पर, कनाडा भी है, यूरोपियन नेशंस भी हैं, और ऑस्ट्रेलिया जो है, न्यूजीलैंड, जो ये सभी देशों का यहाँ पर जो है अच्छा रोल है भारत में जो रेमिटेंस आता है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी 1990s की बात करें, तो उस समय 0.7% ऑफ जीडीपी के हिसाब से रेमिटेंस आता था, बाहर से पैसा आता था भारत में। अभी ये 3.1% ऑफ द जीडीपी हो चुका है। पिछले 10 सालों की यहाँ पर बात करें, तो ये बात करें कि दे हैव फाइनेंस्ड अराउंड 47% ऑफ इंडियाज मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट। तो यहाँ पर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जो ट्रेड डेफिसिट होता है, तो उसमें 47% फाइनेंसिंग इसी ने यहाँ पर प्रोवाइड की है। और यहाँ पर एक तरीके से बैलेंस प्रोवाइड करता है जो हमारा करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट ज़्यादातर हमारा डेफिसिट ही रहता है। करंट अकाउंट अगर सरप्लस हो जाए, तो हम ये कहते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ चुका है इम्पोर्ट के मुकाबले में।
और अगर हमारा इंपोर्ट बढ़ जाता है एक्सपोर्ट के मुकाबले में, तो हम कहते हैं कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट। ज़्यादातर भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट ही रहता है जब भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, ज़्यादातर देशों के साथ। और अभी पिछले साल हुआ था कि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हो गया यूएस के साथ। तो इसमें ऐसा था कि इंपोर्ट हम ज़्यादा करते थे, लेकिन 2020 में हमने इंपोर्ट बहुत कम किया, जिसके चलते उलट जो एक्सपोर्ट था ना, तो वो यहाँ पर जो पहले था उतना ही था, लेकिन वो थोड़ा बढ़ गया। क्योंकि इंपोर्ट कम कर दिया तो एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली बढ़ा हुआ शो आपको नजर होगा, जिसके चलते हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। और अमेरिका को ये भी बात उसने उसको मतलब चिंता में डाली, इसलिए यहाँ पर करेंसी मैनिपुलेशन का जो दाग है वो भी भारत के ऊपर लगाया गया यूएस की तरफ से, कि भारत जो है करेंसी मैनिपुलेट करता है, कि मतलब अपनी करेंसी को खुद से डिवैल्यूट कर दिया कि जो कि यहाँ पर एक्सपोर्टर्स को फायदा हो जाए। ओके, तो जैसे एक्सपोर्टर ने कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है तो डॉलर्स की टर्म में एक्सपोर्ट होता है। तो अगर यहाँ पर एक दिन यहाँ पर 72 रुपीज़ चल रहे $1 के प्रति, तो अगर यहाँ पर जिस दिन एक्सपोर्ट करना है, ओके, तो यहाँ पर उस दिन 76 हो गए, तो सीधा सीधा पैसा यहाँ पर 4 रुपये बढ़े हैं, तो वो एक्सपोर्टर की जेब में जाएंगे। तो आगे वही बात कर रहे हैं कि जो अच्छा रोल इन्होंने प्ले किया है रेमिटेंस जो आती है, तो यहाँ पर ओवरऑल जो हेल्थ है भारत की, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन की, तो उसको यहाँ पर बैलेंस करके चलते हैं। ज़्यादा यहाँ पर इंपोर्ट भी नहीं है, ज़्यादा एक्सपोर्ट भी नहीं है, बैलेंस करके चल रहे हैं। और हेल्दी यहाँ पर जो है ना, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, तो वो भी उसमें भी बढ़ोतरी जो है देखने को मिली। तो अभी $600 बिलियन का अभी जो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो चुका है, इतना बढ़ चुका है ये। तो अगर कंपेयर करें एफडीआई और एफपीआई के साथ, तो रेमिटेंस मतलब ज़्यादा यहाँ पर फ्लो आता है, लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं भारत के, तो उनका ध्यान कम ही रहता है रेमिटेंस के ऊपर। वो ज़्यादातर ध्यान इसी के ऊपर देते हैं, एफडीआई के ऊपर और एफपीआई के ऊपर, कि मतलब इनकी इन्वेस्टमेंट किसी ना किसी तरीके से भारत में आए, भारत में बढ़े। और आगे बात करें कि डिस्पाइट मास एंटी कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम, तो यहाँ पर जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया, जो कि यहाँ पर पूरे विश्व भर में रोल आउट जिसको किया गया अलग अलग सरकारों के द्वारा, स्लो एंड अनइवन पेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड लिमिटेड एफिशिएंसी ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट virulent new strains may temper the optimism of a global economic recovery। तो सभी देशों में यही हाल है, क्योंकि वैक्सीन में कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। जैसे यूरोपियन नेशंस की बात कर लें, तो ज़्यादातर वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, खून जमना शुरू हो गया है जिनको वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो और भी यहाँ पर अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। ओके, तो वैक्सीन मतलब अच्छे तरीके से नहीं मुकाबला कर पा रही है वायरसेस के साथ, तो वायरस भी अपना नया नया स्ट्रेन बनाता जा रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग जो है नए नाम उसके दिए जा रहे हैं, जैसे अभी डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा वायरस दिया गया नाम, उसके अलावा अल्फा वायरस नाम दिया गया। ओके, तो यहाँ पर जो नए वेरिएंट्स बने हैं, तो उसके हिसाब से नाम अलग अलग दिए गए हैं। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी के ऊपर यहाँ पर धक्का लगा है। तो यहाँ पर लेबर की डिमांड है, इंक्लूडिंग डेट ऑफ माइग्रेंट्स, इज लाइकली टू बी रैशनलाइज्ड इन होस्ट इकोनॉमिक्स। बड़ी बड़ी इकोनॉमिक्स में अभी दोबारा से रैशनलाइज करने की जरूरत है। डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है कि माइग्रेंट्स जो है वो ना जाए, जहां पर काम कर रहे वहीं पर रहे, डिमांड है लेबर की। सो दिस विल मॉडरेट इनवर्ड रेमिटेंस फ्लोज इन इंडिया। ओके, तो यहाँ पर जो इनवर्ड रेमिटेंस फ्लो है भारत में, तो वो उसके ऊपर यहाँ पर फोकस होगा। अगर यहाँ पर लेबर दोबारा से आती है काम पर, तो बड़े शहर से पैसा कमाएंगे, छोटे शहर में वो अपना भेजेंगे पैसा। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर बात करें, जो यहाँ पर धारणा है, परसेप्शन है, दैट न्यू इन्फेक्शंस कुड बी इम्पोर्टेड विद माइग्रेंट्स। Okay, as potential transmitters could lead to even lesser accommodative immigration policies in host economies, adding to the existing protectionist sentiments concerning foreign labor। तो यहाँ पर अभी एक धारणा वो भी बनती जा रही है कि नई इन्फेक्शन जो है, तो वो भी साथ में आ जाएगी। जैसे भारत में अभी इंडियन वेरिएंट कहा गया शुरुआत में, बाद में डब्ल्यूएचओ ने डेल्टा वेरिएंट का उसका नाम दिया, तो अभी 50 से ज़्यादा देशों में ये फैल चुका है डेल्टा वेरिएंट भी। पाकिस्तान में चला गया, यूके में भी चला गया, और भी देशों में जाने का यहाँ पर खदशा है। ओके, तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि माइग्रेंट अगर जाएंगे, तो यहाँ पर वो पोटेंशियल ट्रांसमिटर्स के तौर पर भी काम करेंगे। तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, तो मतलब वहां पर भी वो बीमारी फैला देंगे, जो कि अभी दिल्ली तक सीमित है, कुछ बड़े शहरों तक सीमित है, और गांव गांव तक वो पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं, तो जिसके चलते ये क्यों हो रहा है कि यहाँ पर जो अकोमोडेटिव इमिग्रेशन पॉलिसीज ना होस्ट इकोनॉमिक्स में, वो सही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर अच्छी पॉलिसीज होनी चाहिए, तो यहाँ पर सब काम सही तरीके से हो सकता है। तो ये आप जो अभी प्रोटेक्शनिस्ट जो सेंटीमेंट जो चल के अब लेकर चले जा रहे हैं लेबर के, फॉरेन लेबर के हिसाब से, तो यहाँ पर उसके ऊपर भी अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हो, जो अपनी पॉलिसीज को सही करो। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, तो 2024 तक उसने बैन लगा दिया कि कोई भी ऑस्ट्रेलिया में एंटर नहीं कर सकता। ओके, तो यहाँ पर रीजन ज़्यादातर तो भारत के ही जाते हैं ना, वहाँ पर पीआर लेने के लिए, वहाँ पर बसने के लिए। तो यहाँ पर उसी के चलते भारत से ही अभी डेल्टा वेरिएंट निकला है, तो नुकसान
कर देगा वो आने वाले समय में, तो कोई भी देश नहीं चाहता कि वहां पर फैले ये बीमारी। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर बात कर रहे हैं जो पेंडेमिक है। पेंडेमिक इज रीडिफाइनिंग द फ्यूचर ऑफ वर्क एंड क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी। तो जो भी बॉर्डर के क्रॉस जो भी हम व्यापार करते हैं और जो यहाँ पर काम करने का तरीका है, तो उसको रीडिफाइन करेगा पेंडेमिक। क्योंकि फर्दर ये चलेगा, कब तक चलेगा कुछ पता नहीं है। तो इट हैज़ फास्ट ट्रैक्ड द अडॉप्शन ऑफ इंडस्ट्री 4.0 सोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पर जो एडवांस्ड इकोनॉमिक्स की बात करें, होस्ट इकोनॉमिक्स की बात करें, तो जो इंडस्ट्री 4.0, तो ये डिजिटल इंडस्ट्री को हम बोलते हैं इंडस्ट्री 4.0। तो अभी उन्हीं के सॉल्यूशंस के ऊपर ज़्यादा अडॉप्शन देखने को मिल रही है अलग अलग इकोनॉमिक्स के द्वारा। ज़्यादातर जो बड़ी इकोनॉमिक्स उन्होंने तो यहाँ पर अडॉप्ट किया है इसी स्ट्रेटेजी को, कि जो भी काम करना है ऑनलाइन करो। अगर पढ़ाना है तो घर से पढ़ाओ, अगर कोई भी काम करना है अगर ऑनलाइन बेसिस पे, तो ऑनलाइन ही किया जाए। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या बात कर रहे हैं। तो कोविड के एरे के बाद की यहाँ पर बात करें, जब थोड़ा सा सिचुएशन ठीक होती है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो लेबर इम्पोर्ट है वो कम हो जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पर जो डेमोग्राफिक जो है, आप जो समानताएं आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर वहाँ पर थोड़ा काफ़ी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर तो अच्छे खासे बड़े पैमाने पर ऑटोमेशन कैपेबिलिटीज़ को इंस्टॉल कर दिया जाता है, जितने भी यहाँ पर अलग अलग वैल्यू चेन है जहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है, चाहे यहाँ पर कोई बिस्किट की फैक्ट्री है उसकी प्रोडक्शन निकाल रहा है, चाहे कोई जो है स्टील को मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो वहाँ पर ऑटोमोबाइल जो है व्हीकल्स चाहे बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर इनकी तादाद बढ़ा दी जाती है, तो अगर इनके साथ लेबर को रिप्लेस कर दिया जाता है, तो ये अफेक्ट करेगा बड़े पैमाने पर जो भारतीय जो एमिग्रेंट हैं, ज़्यादातर जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, मतलब जो लेबर का काम करते हैं वो। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो हाई कॉन्टैक्ट इंटेंसिव जॉब जो है वहाँ पर जो काम करते हैं, जैसे हॉस्पिटैलिटी हो गया, जैसे रेस्टोरेंट, ये टूरिज्म का अगर सेक्टर हो गया पूरा, होटल्स वगैरह हो गया, ओके, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग हो गया, पर्सनल केयर हो गया, फूड एंड बेवरेजेस का कोई अगर सेगमेंट होगा, तो सब इन सभी सेक्टर्स में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो जो माइग्रेंट लेबर है उसके ऊपर मतलब इनकी तादाद कम हो जाएगी, इनकी डिमांड भी कम हो जाएगी, फिर अगर यहाँ पर ऑटोमेशन के ऊपर फोकस दे दिया गया तो। और आगे यहाँ पर देखो, ये 2020 की बात की जा रही है कि एस्टिमेशन है यहाँ पर कि 1.2 मिलियन जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं केरला से, मतलब केरला के जो वर्कर्स हैं, और 30% ऑफ टोटल एमिग्रेंट्स फ्रॉम द स्टेट, मतलब पूरी जो जो केरला की आबादी है, तो यहाँ पर उसकी आबादी का 30% बनता है। ये जो 1.2 मिलियन यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वो यहाँ पर गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, तो ये जो कंट्रीज है ना जीसीसी की, तो यहाँ से वापस आ गई हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज, तो ये जितनी भी गल्फ कंट्रीज आती हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया ओके, उसके अलावा यहाँ पर ओमान हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, ओके, तो इसके अलावा यहाँ पर जो आसपास की जो और कंट्रीज हैं, तो यही मतलब ज़्यादातर यहाँ पर देश, यूएई हो गया, ओके, तो ये सभी कंट्रीज हैं जहाँ पर ये लोग काम करते हैं। तो ये यही से इसी से इसलिए मैं बात कर रहा था कि मतलब ज़्यादातर लोग इन्हीं एरियाज में जाते हैं काम करने के लिए। तो अभी ये वापस आ गए हैं 2020 के हिसाब से यहाँ पर बात करें, मतलब जॉब्स ही नहीं है वहाँ पर। तो यहाँ पर दुबई वाली साइड में, यहाँ पर सऊदी अरेबिया वाली साइड में, तो यहाँ पर जिसके चलते जो रेमिटेंस फ्लो है यहाँ पर अच्छा खासा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। उस राज्य में भी, यहाँ पर केरला में भी रेमिटेंस फ्लो कम हो गया, और यहाँ पर देश की जो परसेंटेज बनती है तो वो भी कम हो गई। तो केरला की अगर बात करें, तो ये 1/5 यहाँ पर टोटल इनवर्ड रेमिटेंस जो भारत में आता है, उसका 1/5 यहाँ पर केरला में आता है। और एज द वर्ल्ड बैंक ब्रीफ्स कॉर्पोरेट्स, तो यहाँ पर जो यूएई से जो रेमिटेंस आया है, तो वहाँ पर भी 17% की गिरावट हुई है 2020 में जो रेमिटेंस पहुंचा है, 2021 में जो पहुंचा है। तो ये वर्ल्ड बैंक यहाँ पर ब्रीफ कर रहा है। चौथे नंबर पर जो बात की जा रही है, तो बात की जा रही है न्यू नॉर्मल ऑफ अनसर्टेन एंड इरेगुलर क्रॉस बॉर्डर लेबर एंड रेमिटेंस फ्लोज owing to overcautious sovereign policies and politics of nativism in host countries threaten grave consequences for household welfare, particularly in remittance dependent states। तो बड़ी जो है ना बात जो की जा रही है कि आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। तो जो नया नॉर्मल अभी निकला है कि जो सिचुएशन बनी हुई है, किस तरीके से इकॉनमीज खुलेंगी धीरे धीरे, तो क्रॉस बॉर्डर जो लेबर है उसमें भी यहाँ पर इरेगुलरिटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग नहीं जाएंगे फिर फॉरेन देशों में काम करने के लिए, क्योंकि पता नहीं है कि सफ़र करते दौरान ही कहीं पर उतरते समय ही कहीं पर जो है कोरोना ना हो जाए। तो ये सिचुएशन है। दूसरी ओर यहाँ पर जो वहाँ की अपनी जो पॉलिटिक्स है, जो फॉरेन देश है, तो वो भी वहाँ पर नेटिविज्म के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जैसे अमेरिका की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप के शासन में अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे थे वो। तो ये जो गल्फ कंट्रीज की बात करें, तो ये भी अपने यहाँ पर फोकस करते हैं कि अपने जो लोग पहले उनको एम्प्लॉय करें, बाहर के जो एम्प्लॉयड हैं तो उनको बाहर करें। तो हर कोई पहले अपना सोचता है, तो वही बात यहाँ पर कर रहे हैं।
तो जिसके चलते यहाँ पर नतीजे यही निकल रहे हैं। तो जो हाउस होल्ड लेवल वेलफेयर है, तो यहाँ पर जो रेमिटेंस डिपेंडेंट स्टेट्स हैं, जहाँ से जैसे केरला की ही बात कर लो, ज़्यादातर पैसा 30% आबादी यहाँ पर बाहर से पैसा लेकर आती है, तो प्रभाव पड़ेगा ओके वेलफेयर के ऊपर। और 2020 की यहाँ पर बात करें कि ओवरसीज जो रेमिटेंस है ऑफ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इमिग्रेंट हाउस होल्ड इन केरला फेल बाय एन एवरेज ऑफ 20,000 20,000 के हिसाब से यहाँ पर प्रति महीने के हिसाब से यहाँ पर गिरावट देखने की मिली है, तो केरला के हिसाब से अगर हम बात करें तो। और आगे बात करें ऑल दीज नेसेसिटीज प्रोएक्टिव इंटरवेंशंस बाय पॉलिसी मेकर्स so that India's strategic interest in protecting and sustaining immigration and remittance flows is served. Extending social protection measures or assisting reintegration of returning migrants into the domestic labor markets will convey Government of India's positive attitude towards immigration and remittance flows, serving the long-term national interest. तो अभी भारत सरकार की बात कर रहे हैं, जितनी भी ज़रूरतें हैं तो यहाँ पर जिस तरीके से इंटरवेंशन दी जा सकती है पॉलिसी मेकर्स के द्वारा, तो हमें करनी होगी। कहा जो भारत का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर वो यही है कि प्रोटेक्ट करके चले इमिग्रेशन जो हो रही है यहाँ पर, जो देश से बाहर जो लोग जा रहे हैं ना जाएं, यहाँ पर काम करें। और साथ ही साथ जितने यहाँ पर बाहर हैं, तो यहाँ पर उनको भी किसी तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। जब जब तक यहाँ पर नहीं इकॉनमी खुलती, तब तक तो उनको यहाँ पर कोई ना कोई मौका दिया जाए देश में ही काम करने का। और जो सोशल प्रोटेक्शन मेजर्स है, अगर उनको हम एक्सटेंड करें, जो सोशल जो बेनिफिट्स देते हैं उनको एक्सटेंड करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर री इंटीग्रेशन जो है, रिटर्निंग जो है यहाँ पर माइग्रेंट्स की, कि अपनी डोमेस्टिक लेबर मार्केट्स में दोबारा से उनको री इंटीग्रेट किया जाए, जिसके ऊपर फोकस करें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पॉजिटिव एटीट्यूड है इमिग्रेशन के ऊपर और रेमिटेंस फ्लोज के ऊपर, तो यहाँ ये सब चीज़ें यहाँ पर जो हमें देख के चलनी होगी। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट देखना होगा, मतलब मौजूदा समय के लिए जो भी हम यहाँ पर सुविधा प्रदान कर सकते हैं, दे सकते हैं अपने लेबर्स को, तो वो हमें देनी चाहिए जब तक यहाँ पर वापस उनको जॉब नहीं मिलती है जहाँ से, जिस देश में भी वो काम कर रहे हैं। और आगे बात करें जो एफर्ट्स हैं, तो नीड टू बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स ग्रेटर माइग्रेशन डिप्लोमेसी, तो इसके ऊपर भी यहाँ पर काम करना होगा। जो यहाँ पर डिप्लोमेसी चलती है राष्ट्रीय स्तर पर, तो इसके ऊपर भी जोर देना होगा, जहाँ पर हमारे लोग काम करते हैं कि उनको ऐसे नहीं निकाला जाए। आगे यहाँ पर जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स हैं, ओके यहाँ पर बात करें ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स जो है ना, तो यहाँ पर उनकी बात करें, नीड टू बी जोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड एंड ब्रॉड बेस्ड। अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई करें जोग्राफिकली, कहाँ पर भी जो हमारा देश का नागरिक काम करे उसको ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हम कवर करें ऐसे जो एग्रीमेंट्स है, ऐसी जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उसके रिगार्डिंग। सो इंटरवीन विद इंडिया स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन लेबर एक्सपोर्ट, तो यहाँ पर लेबर एक्सपोर्ट में भी अच्छे खासे तरीके से भारत का जो इंटरेस्ट है उसको भी हम यहाँ पर मद्देनजर हम काम कर सकते हैं। अच्छी खासी लेबर हम देते हैं, ओके, चाहे यूएस हो चाहे कनाडा हो, तो भारत के विभिन्न राज्यों में से, मतलब हर एक देश में ना कोई यहाँ पर बसा हुआ है। तो एक तरीके से लेबर फोर्स ही प्रोवाइड की जा रही है। तो अगर आप कहो कि किसी देश में जाकर, अगर आप अभी अपने देश में एजुकेशन फील्ड में हो, वकील के फील्ड में हो, डॉक्टर के फील्ड में हो, तो वहाँ पर जाके सभी को ऐसे फैसिलिटीज मिल जाएंगी तो वो अपने डॉक्टर्स को रिप्लेस कर देंगे आपके साथ, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो ज़्यादातर अगर एजुकेशनिस्ट की बात करें, प्रोफेसर्स की बात करें, लॉयर्स की बात करें और यहाँ पर डॉक्टर्स की बात करें, तो हर एक देश अपने ही लोगों को प्रेफर करता है, अपने ही देश के नागरिकों को उनसे ऐसी सर्विसेज लेने को ही प्रेफर किया जाता है। अगर यहाँ पर ऐसे, अगर आप पाते हैं कि मतलब कि कोई डॉक्टर है फॉरेन देश में, तो ऐसे इंसिडेंट्स बहुत कम होते हैं। ओके, तो ये भी एक सिचुएशन है। तो इसीलिए हम ज़्यादातर लेबर को ही यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, चाहे पोस्ट ग्रेजुएटेड यहाँ पर कोई बंदा यहाँ से बाहर भेज रहे हैं, तो वो भी जाकर लेबर का ही काम कर रहा है। ओके, जितने भी यहाँ पर डेवलप नेशंस है, अगर उनकी बात करें, तो चाहे आप किसी भी देश में जा रहे हो। और आगे यहाँ पर बात करें जो बजटरी रिसोर्सेज हैं, तो उनको यहाँ पर लगाने की ज़रूरत है कि वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाए, सो दैट करंट एंड प्रोस्पेक्टिव माइग्रेंट्स कैन अलाइन देयर स्किल्स टू जॉब्स ऑफ द फ्यूचर थ्रू ट्रेनिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग इनिशिएटिव्स। तो इस तरीके से इनिशिएटिव्स चलाए जाएँ, यहाँ पर पैसा लगाया जाए कि अपनी स्किल्स जो है उनको सही तरीके से वो आगे बढ़ाते जाएँ, जो यहाँ पर जो हमारे माइग्रेंट लेबर से अगर उनकी बात करें तो। और आगे जो बात की जा रही है, तो फर्दर एफर्ट्स लगाने की बात करें कि एफर्ट यहाँ पर चाहिए। ओके, जो यहाँ पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहने का मतलब जैसे जो पैसा भेजता है ना कोई, जैसे भारत में पैसा भेजा, तो वहाँ पर भी जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है कि आपने भारत में ट्रांजैक्शन की है, तो जितनी यहाँ पर अमाउंट होती है उसका कुछ परसेंटेज यहाँ पर लगता है, तो वो चार्जेस लगते हैं, वो भारत सरकार अपने पास रखती है। तो उसको यहाँ पर बात करें कि उसके ऊपर भी एफर्ट करो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को थोड़ा कम करो, अभी सिचुएशन थोड़ी सही नहीं है।
ओके, तो अगर किसी ने 20,000 रुपये भेजे हैं घर पे, तो उसमें से अगर 2,000 3,000 रुपये भारत सरकार के पास चले गए, चाहे इससे कम भी चले गए, तो ये वो सही नहीं है अभी इस सिचुएशन के तहत। ओके, तो आगे यहाँ पर बात करें, ए मोर लिबरल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यहाँ पर चाहिए। यूज ऑफ डिजिटल मनी एंड पेमेंट्स फॉर रेमिटेंस ट्रांसफर्स कैन सस्टेनेबली इंप्रूव द वॉल्यूम एंड एफिशिएंसी ऑफ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम। तो किसी देश से भारत में अगर पेमेंट आनी है, तो उसके रिगार्डिंग डिजिटल मनी और पेमेंट्स के जो जितने भी संसाधन है, उसको उसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाए, कोई निगरानी भी रखे, अच्छे तरीके से यहाँ पर काम भी करे, ओवरऑल करके चलता रहे, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स जो है वो सिस्टम अच्छे से काम करता रहे। एट द सेम टाइम greater investments in strengthening data systems for capturing bilateral remittance are necessary। तो अच्छी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर चाहिए डाटा सिस्टम्स के ऊपर, यहाँ पर उनको स्ट्रेंथन कर पाए, यहाँ पर बायलैटरल जो रेमिटेंस आता है उसको ऊपर नजर बनाए रखें, कैप्चर कर पाए। सच डाटा इज नाउ की कंसिडरेशन इन IMF असेसमेंट ऑफ डेट फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग नेशन। तो यहाँ पर अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें, तो उसका जो यहाँ पर डेट और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग जो यहाँ पर असेसमेंट है, तो वो कहता है कि ऐसा डाटा हमें चाहिए जहां पर बायलैटरल जो आप डिजिटल पे के तहत जो पैसा आप ट्रांसफर कर रहे हो, कितना रेमिटेंस जा रहा है, कहीं कोई फ्लॉ तो नहीं आ रहा, कोई पैसा चोरी तो नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ों के ऊपर भी यहाँ पर IMF भी कहता है, इसके ऊपर यहाँ पर असेसमेंट देके चल रहा है कि इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, ये डाटा ऐसे चोरी ना हो जाए, प्रोटेक्ट करके चले इंस्टेड ऑफ करंट पीस मिल अप्रोच। ए कोहेरेंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड मोर एक्टिव पॉलिसी अटेंशन आर वारंटेड टू स्ट्रेंथन द रेमिटेंस टू डेवलपमेंट एक्सेस इन इंडिया। तो काम वही है, पॉलिसी अटेंशन यहाँ पर देनी होगी। जो रेमिटेंस टू डेवलपमेंट जो नेक्सेस है, भारत में जो रेमिटेंस आता है, भारत यहाँ पर 2008 से नंबर 1 पे है। ओके, तो दूसरे नंबर पर कौन है जहाँ पर पूरी दुनिया में से रेमिटेंस पहुंचता है, तीसरे पे कौन, चौथे पर कौन है, इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। और भारत को सबसे ज्यादा रेमिटेंस UAE से आता है। उसके बाद कहाँ से आता है, दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे पे चौथे पर कौन है, इसका भी आंसर करें कमेंट बॉक्स में। और अभी बात करते हैं आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट की। जो आज का जो टॉपिक है वो है फिस्कल ड्रैग। तो ये क्या है, ये एक तरह का रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट है ऑफ प्रोग्रेसिव taxation economies feel on their expansion fall in the total demand in the economy due to people moving from lower to higher tax brackets and the government tax receipts go on increasing. So to neutralize this negative impact, governments usually increase personal tax allowances। तो जो बात यहाँ पर कही जा रही है, तो ऐसा इफेक्ट मतलब जब यहाँ पर सरकारें क्या करती है, जब वहाँ पर इकोनॉमी एक्सपैंड होती है, मतलब बाजारें लगने शुरू हो गए, इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई, तो सरकार यहाँ पर टैक्स बढ़ाना शुरू कर देती है। ओके, तो यहाँ पर जो रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है उस पूरी इकोनॉमी में, जब यहाँ पर सरकार टैक्स बढ़ाती है, जब यहाँ पर एक्सपेंशन होती है इकोनॉमी में, तो यहाँ पर दूसरी ओर अगर टोटल डिमांड में फॉल आ जाए, गिरावट आ जाए, ओके, तो यहाँ पर जब लोग यहाँ पर मूव करते हैं इन द लोअर टैक्स ब्रैकेट फ्रॉम हायर टैक्स ब्रैकेट, तो दूसरी ओर यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स बढ़ाती जा रही है लगातार। तो ये ऐसी सिचुएशन जब इकोनॉमी में हो जाए, तो हम कहते हैं कि फिस्कल ड्रैग आ गया। ओके, एक और यहाँ पर सरकार टैक्स बढ़ाती जा रही है, इकोनॉमी एक्सपैंड भी हो रही है, लेकिन दूसरी ओर डिमांड जो है वो अभी कम होनी शुरू हो गई। ओके, तो लोग ज़्यादा टैक्स अभी देना नहीं चाह रहे। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो गवर्नमेंट यूजली क्या करती है, जो पर्सनल टैक्स अलाउंसेस होते हैं उनको यहाँ पर बढ़ा देती है। मतलब अगर टैक्स लिया है, तो पर्सनल बेसिस पे उसको थोड़ा अलाउंस जो मिलता है उसको थोड़ा बढ़ा दिया। ओके, जैसे आपकी जो इनकम आती है, ओके, तो उसमें एक डिस्पोजल में इनकम बचती है जब आपका टैक्स जो है कट हो जाता है, जब आप जो आप जिसको आप इनकम टैक्स बोलते हो, तो यहाँ पर जो आपको बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं, तो उसके चलते भी आपको पैसा मिलता है। ओके, तो वो अलाउंसेस थोड़ा बढ़ा दिए जाते हैं। ओके, तो ये है ओवरऑल सिनेरियो आज के टॉपिक का। आज का पूरा एनालिसिस है, पूरे अखबार को यहाँ पर निचोड़ दिया गया है। ओके, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सबको डिस्कस किया है। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? तो अपना फीडबैक जरूर दें, शेयर करें इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।